मैं डॉक्टर एल के पांडे आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा, जिसका पहला बिंदु ये होता है कि हिंदी का उद्भव एवं विकास तथा उसकी प्रमुख बोलियां। तो हिंदी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हिंदी को जिस रूप में हम आप पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, क्या यही इसका वास्तविक रूप है या इससे पहले भी इसका कुछ रूप था? तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी इसका कुछ रूप हुआ होगा। और भाषा की उत्पत्ति में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदी की जो ये शब्द है, हिंदी, ये हिंदी की है ही नहीं। ये हिंदी जो शब्द है वो हिंदी का है ही नहीं। ये हिंदी शब्द जब सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तो उसने जो है राजा दाहिर को हराने के लिए आक्रमण किया, तो अरबी में सा ध्वनि नहीं है, सा की जगह हा का उच्चारण होता है। तो वैसे वो सिंध को हिंद बोला गया और सिंधी वहां की भाषा थी, उसको हिंदी भी बोला गया। एक तो ये फैक्ट बनता है। और दूसरा, यदि हम अपने भारतीय मत में देखें तो संस्कृत के व्याकरण शास्त्रियों के मतानुसार हीन धातु में दा धातु को जोड़ करके और गीप प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी भाषा कि जिसके माध्यम से हीन भावनाओं का दमन हो जाए, वो हिंदी है। तो ये बात हम आपको फिर एक बार फिर देख लीजिए कि ऐसे भाषा जिसके माध्यम से हमारी हीन भावनाओं का दमन हो जाए, यानी हमारी हीन भावनाएं हमारे अंदर न पनपें, वही हिंदी है। और भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न होता है। तो जो भाष का अर्थ होता है बोलना, जैसे हिंदी शब्द जो है या भाषा जब हम लिखते हैं तो ये भाषा शब्द हिंदी के भाव धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा शब्द पूरी तरह से स्त्रीलिंगवाची शब्द है। और भाषा को बोलते समय जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा के हमारे माध्यम होते हैं, हमारे प्रकटीकरण के माध्यम होते हैं। तो भाषा है क्या? हम अपने जिस माध्यम से अपने विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे तक अपने विचार को पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा का माध्यम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं भाषा के माध्यम: मौखिक, सांकेतिक और लिखित। तो भाषा का जो माध्यम है, जो भाषा का माध्यम है वो हमारा है भाषा अभिव्यक्ति के जो माध्यम है हमारे, जो हमारे भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है वो 3 तरह का होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम देखिएगा, पहला माध्यम है हमारा मौखिक। मौखिक। दूसरा माध्यम है हमारा सांकेतिक। और जो तीसरा माध्यम है हमारा वो है लिखित माध्यम। तो मौखिक, सांकेतिक और लिखित माध्यम होता है, जिसमें ये पहला जो माध्यम होता है भाषा का, मौखिक माध्यम, ये भाषा का अस्थायी माध्यम होता है। ये कैसा माध्यम होता है? अस्थायी माध्यम होता है ये भाषा का। हमने कहा, आपने सुना, बात खत्म। सांकेतिक माध्यम होता है, ये भी भाषा का अस्थायी माध्यम होता है। लेकिन जो ये लिखित माध्यम होता है ये भाषा का अस्थायी माध्यम होता है और इसी माध्यम से भाषा को मानकता मिलती है। अब लिखित माध्यम, जब इन दोनों से कार्य हमारा हो जाता था तो हमें लिखित माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए अपने विचारों को हमें लिखित माध्यम की जरूरत पड़ी। तो लिखित है क्या? इन्हीं मौखिक ध्वनियों को, इन्हीं हम अपने मौखिक ध्वनियों को जब कोई मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जब हम मूर्त रूप या प्रतीक चिन्ह दे देते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौखिक ध्वनियों को दिए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कैसी लिपि है? देवनागरी है। अब हम बात ये करेंगे
कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है ये हमें जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही प्राप्त हो गई या इससे पहले हमें किसी और रूप में प्राप्त हुई। तो इसके लिए हमको थोड़ा संस्कृत का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हमें संस्कृत में जाना ही पड़ेगा। तो जो संस्कृत में जाना पड़ेगा तो चलो उसको भी देखते हैं कैसे संस्कृत में पहुंचा जा रहा है। जब हम संस्कृत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले संस्कृत के बारे में लोग कहते हैं इसे देववाणी। क्या वास्तव में देवताओं की भाषा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देव मतलब विद्वान होता है। जैसे दो शब्द है देव और दैव, दो शब्द है आपके पास, एक लिखा हुआ है देव और दूसरा लिखा हुआ है दैव। तो ये देव माने देवता भी होता है, देव माने होता है विद्वान। उस समय ये विद्वानों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी संस्कृत, इसलिए इसको देववाणी कहा गया है। और ये कहीं नहीं है कि इंद्र वरुण सब संस्कृत ही समझते थे और चीजों को नहीं समझते हैं, ऐसा कोई कहता है तो खुद फंस रहा है। और दैव का मतलब होता है भाग्य। तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृत देववाणी है, केवल ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी यही लोग समझते हैं, ऐसा गलत है। देव माने विद्वान होता है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत थी। तो संस्कृत में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको संस्कृत के लिए इसके पूर्व रूप में हम जाते हैं। तो सबसे पहले जो काल शुरू होता है वो पहला होता है वैदिक संस्कृत काल। ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत काल। वैदिक संस्कृत काल में वेदों की रचना की गई। वैदिक संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें टेंस यानी लकार 11 होते हैं और लौकिक संस्कृत में लकार 10 होते हैं। तो वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना की गई। इसके बाद में फिर कुछ समय बदला तो दूसरा आया हमारा लौकिक संस्कृत काल। लौकिक संस्कृत काल। लौकिक संस्कृत काल में रामायण की रचना हुई। रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि के कृत जो रामायण है उसकी रचना हुई। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, इसीलिए रामायण को हम चतुर्विंश शास्त्री संहिता कहते हैं। और ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया, इसमें 10 लकार हुई है। जब ये भी टूटा तो तीसरा जो काल था हमारा वो आया पाल एवं प्राकृत काल। पाल एवं प्राकृत काल। ये सब संस्कृत को ही टूट टूट करके निकल रहे हैं। पाल एवं प्राकृत यानी जैनों और बौद्धों की भाषाएं का युग हुआ। इसमें जैनों के ग्रंथ लिखे गए, बौद्धों के ग्रंथ लिखे गए। फिर और टूटा, जो चौथा भाग आया वो हमारा आया अपभ्रंश काल। कौन सा काल आया? अपभ्रंश काल। वैदिक संस्कृत टूटा, लौकिक संस्कृत टूटा, पाल एवं प्राकृत टूटा, अपभ्रंश काल। समय के अनुसार जब अपभ्रंश का काल आया, अपभ्रंश माने होता है बिखराव, तो अपभ्रंश का काल आया तो अपभ्रंश के 3 रूप प्रचलित थे। कितने रूप प्रचलित थे? अपभ्रंश के बच्चों 3 रूप प्रचलित थे। जो पहला रूप था हमारा वो था सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा रूप था मागधी अपभ्रंश। और जो हमारा तीसरा रूप था वो था अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, ये 3 रूप थे। और इन तीनों रूपों से हिंदी की 5 प्रमुख उपबोलियों का जन्म हुआ जो निम्न है। जैसे वैदिक संस्कृत टूटा, लौकिक संस्कृत आया। आप ही अभी देख लीजिए, बाबा जी का राज था, उससे पहले किसी और का शासन था, अब घर में आपका हो रहा है, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी।
तो वैदिक संस्कृत काल, लौकिक संस्कृत काल, पाल एवं प्राकृत काल, फिर हुआ अपभ्रंश काल। अपभ्रंश के 3 रूप हुए, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश। अब इन्हीं तीनों अपभ्रंश से हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाओं का, उपबोलियों का जन्म हुआ, जो इस प्रकार है, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी वो बोलियां हैं, जरा कोड में हम चलेंगे तो कहते हैं लोग कि पापा का राज बिहार के पहाड़ पर, ध्यान दीजिएगा, पापा का राज बिहार के पहाड़ पर। ध्यान दीजिएगा, पा से पूर्वी हिंदी, ये वाला पा पश्चिमी हिंदी, राज राजस्थानी हिंदी, बिहार बिहारी हिंदी, पहाड़ पहाड़ी हिंदी। अब यहां हमें ध्यान देने योग्य बात यह है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इनमें से जो ये पूर्वी हिंदी है, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ऐसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आई, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, इसकी बोलियों का क्षेत्र क्या है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आई, इसके क्षेत्र क्या है, कौन से ग्रंथ हुए, ऐसे बिहारी के अंतर्गत और ऐसे पहाड़ी के अंतर्गत। तो पहला शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख भी लीजिए। पूर्वी तीनों अपभ्रंश से, यानी सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से, इन 5 प्रकार की हिंदी का जन्म हुआ, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। अब हम ये बात करते हैं कि इनमें से जो पूर्वी हिंदी है, उसके लिए क्या बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने पहले की, यानी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत जो बोलियां आई हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अवध में 36 बाघ, ऐसे कोड लिख लीजिए आप लोग। अवध में 36 बाघ, अवध से अवधी, 36 से छत्तीसगढ़ी, बाघ से बघेली। तो अवध में 36 बाघ, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, 3 बोलियां इसमें आई। अब हम बात ये करते हैं कि इनमें से छत्तीसगढ़ी में कोई ग्रंथ नहीं है, बघेली में कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन अवधी में ग्रंथों की प्रचुरता है। ऐसी बात नहीं है कि अवधी में कोई ग्रंथ है ही नहीं, अवधी में तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इन दोनों बोलियों को तो बघेली आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अवधि पर जिक्र कर लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। अवधि में
सबसे बड़ी बात यह है कि अवधि का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है। अवधि में इसका केंद्र हम अवध को मानते हैं। अवध, अवध मतलब जहां कोई वध ना हुआ हो। अयोध्या लोग कहते हैं, जहां कोई युद्ध ना हुआ हो उसे हम अयोध्या कहते हैं। खैर अब तो रोज ही हो रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अवधि का जो केंद्र है वो अवध है। इसका जो क्षेत्र है बड़ा लंबा क्षेत्र है इसका, सीतापुर तक जाती है। यहाँ हुआ, सुल्तानपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, सीतापुर हुआ, लखनऊ हुआ, बाराबंकी हुआ, इधर गोंडा हुआ आपका मशहूर है अवधि के लिए, बहराइच हुआ, श्रावस्ती हुआ, बलरामपुर हुआ, बस्ती हुआ। ऐसे कुछ क्षेत्र इधर उधर के मिला करके होता है। और अवधि का जो प्रथम महाकाव्य है वो कोई बताएगा कौन सा महाकाव्य है? अवधि का प्रथम महाकाव्य है महान कवि सूफी संत मुल्ला दाऊद की रचना। ध्यान दीजिएगा, मुल्ला दाऊद ये हुए कवि और इनकी रचना है चंदायन। क्या रचना है? चंदायन। तो अवधि का प्रथम ग्रंथ चंदायन है और इसके राइटर हैं मुल्ला दाऊद। इसके बाद में दूसरे राइटर आए मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कहरनामा, ये इनकी रचना है। और इसके बाद में और आगे बढ़े तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए, जिन्होंने रामचरितमानस पूरा अवधि में ही लिखा। तो इस तरह से अवधि का जो प्रथम ग्रंथ है वो चंदायन है, राइटर है मुल्ला दाऊद। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कहरनामा। गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, 13 रचनाएं हैं, जिनमें रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र यहीं समाप्त करते हैं, पश्चिमी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। भाषा और बोलियों का अध्ययन कर लेने के बाद हम आप सीधे व्याकरण पर चलेंगे। पश्चिमी हिंदी देखिएगा, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो इस तरह से होंगी। बुंदेला ब्रज के कान हरियाणा में खड़े हुए, बुंदेला ब्रज के कान हरियाणा में खड़े। ध्यान दीजिएगा, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। फिर से देखो, बुंदेला ब्रज के कान हरियाणा में खड़े, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली हुई। इनमें बुंदेली में कोई ग्रंथ नहीं है, कन्नौजी में कोई ग्रंथ नहीं है, हरियाणवी में भी कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन खड़ी बोली और ब्रजभाषा में ग्रंथों की प्रचुरता है। ब्रजभाषा मथुरा, सूरसेन जिसे आप सौरसेनी कहते हो। तो ब्रजभाषा में जो कवि हुए हैं आप जानते होंगे, सूरदास। सूरदास ने इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। फिर आप हरिश्चंद्र जी भी हुए हैं। सूरदास के जो ग्रंथ हैं वो क्या हैं? 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में लोग कहते हैं 1.25 लाख पद है, हमारे हिसाब से लोग उसमें सूरसागर में अभी तक जो प्राप्त हुआ है 10 से 12 हजार पद ही प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये चल रहा काम। लोगों का मंतव्य है कि सूरदास को हम खंजर नाम से जानते हैं, वात्सल्य रस सम्राट के नाम से जानते हैं, जन्मांध थे, इनके गुरु थे वो वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी।
तो ये ब्रजभाषा सूरदास ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और ये खड़ी बोली में जो ग्रंथ है वो कौन है? पहला कवि खड़ी बोली का कौन है? अमीर खुसरो। कौन है खड़ी बोली का पहला कवि? अमीर खुसरो। कौन है खड़ी बोली को खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली को हम खड़ी बोली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है। इसकी कर्कशता के कारण हम इसको खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। इसको हम एक नाम और कहते हैं, कौरवी। कौरवी भी इसी को हम कहते हैं, खड़ी बोली को ही हम कौरवी कहते हैं। कौरवी भी खड़ी बोली का ही नाम है। हरियाणवी को हम बंगारू या जाटू के नाम से जानते हैं। बंगारू कह लीजिए। बुंदेली में कोई ग्रंथ नहीं, कन्नौजी में कोई ग्रंथ नहीं, हरियाणवी में कोई ग्रंथ नहीं, खड़ी बोली में है ग्रंथ। महान कवि अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए। ब्रजभाषा में आपको बता ही दिया। इससे आगे और बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की भी अपनी अलग विशेषता है। राजस्थानी की उत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। राजस्थानी हिंदी, इसकी भी उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो कैसे आती हैं? मेरे मामा की जय, ध्यान दीजिएगा, मेरे मामा की जय। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी बोलियां आती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, जयपुरी बोलियां आती हैं। किसी में कोई ग्रंथ नहीं है, केवल मेवाड़ी में मीरा जी की रचनाएं राग गोविंद, राग सोरठा प्राप्त होता है। मीरा जी की केवल रचनाएं इसमें मिलती हैं। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और जयपुरी बोलियां आती हैं। किसी में कोई ग्रंथ नहीं है, केवल मारवाड़ी में मेवाड़ी में मीरा जी की रचनाएं मिलती हैं, राग गोविंद, राग सोरठा। अगला पॉइंट जो है आपका, जो आपका अगला पॉइंट है वो है अब बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। और मागधी अपभ्रंश में उत्पत्ति इसकी हुई है। इसमें कुछ ही बोलियां आती हैं, जैसे मुंगेर में मामा भोज, इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो इस कोड में पढ़ी जाएंगी। मुंगेर में मामा भोज। मुंगेरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। फिर ध्यान दीजिएगा, मुंगेरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मुंगेरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। भोजपुरी बोलियां। इनमें से मुंगेरी, मुंगेर आपके जहां रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, दिनकर जी को किस रचना पर मिला हुआ है ज्ञान पुरस्कार? उर्वशी पर, 1972।
तो मुंगेरी में कोई ग्रंथ नहीं है, मगही में कोई ग्रंथ नहीं है, भोजपुरी में भी कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा फिल्म भोजपुरी में ही बनी है। और सारे लोगों को कई एक्टर्स का नाम पता होगा भोजपुरी में। हाँ, मैथिली में ग्रंथों की प्रचुरता है। मैथिली भाषा के एक कवि हुए हैं मैथिली हिंदी के, जिनका नाम था, रचनाएं हैं विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में कवि हुए हैं विद्यापति, जिनकी 3 रचनाएं हैं, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और क्वेश्चन आता है कि हिंदी की कौन सी ऐसी बोली है जो विदेश में भी बोली जाती है? भोजपुरी, मॉरिशस 90%। भोजपुरी का प्रयोग मॉरिशस में होता है, लगभग 90% बोलने वाले भोजपुरी के वहां पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, इसकी भी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, हिमगढ़ का कुआं है, ध्यान दीजिएगा, हिम कुआं का गढ़ है। हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी, हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती हैं। किसी में कोई ग्रंथ नहीं हुए। आपके राष्ट्र जो कवि हुए हैं, कौन? सुमित्रानंदन पंत। उनका एक सोनी जिले में उनका जन्म हुआ था, जिनका एक उपन्यास भी प्राप्त होता है, हार। तो इस तरह से आपकी ये सारी बोलियां हिंदी की हो गई, लगभग वनडे एग्जाम के लिए। जिस तरह से जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसकी प्रमुख बोलियां और उसके प्रमुख ग्रंथ, तो इसमें कोई नहीं है पहाड़ी में। अब बात यह आती है कि फिर हिंदी भाषा, संविधान आजादी मिली तो संविधान अनुच्छेद 383 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो लगभग 15 दिन चलता है। 30 सितंबर तक उसे हम हिंदी पखवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो अब हिंदी की यहीं तक वनडे एग्जाम लेवल पर जो हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनका बोलियों संबंध, उद्भव, विकास, किस बोलियों में कौन सी बोलियां आती हैं, ये हमारा आपका हो गया। जो अगला टॉपिक होगा आपका, वो सीधे हिंदी के हम वर्ण विचार पर चलेंगे। पढ़िए ग्रामर, लगे रहिए, मस्त रहिए। हिंदी में आपको वनडे एग्जाम के लिए जरा से भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ शब्द आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लिखिएगा परीक्षा, यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक परीक्षा लिखा हुआ है और एक परीक्षा आप इस तरह से कभी कभी कर देते हो। दोनों परीक्षा में बहुत फर्क है। इसका तो मतलब आपका इम्तिहान है ही है, और इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। ध्यान दीजिएगा, कीचड़। कहीं आप शादी का निमंत्रण कार्ड पाते हो तो उसमें लिखा होता है प्रिय स्वजन, इस तरह से लिखा होता है ना, स्वजन। और कहीं आपने इस तरह से स्वजन लिख दिया तब गड़बड़ा जाएगा, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस स्वजन माने अपने लोग, और इस स्वजन की मिथली मीनिंग होता है कुत्ता। कहीं आपने लिख दिया स्वपच, जो अपना भोजन स्वयं बनाने वाला, और कहीं ऐसे लिख दिया स्वपच, तो इस स्वपच की मीनिंग होती है चांडाल। तो ये हिंदी है, ध्यान से पढ़िएगा, चलेगी, बढ़िया चलेगी हिंदी की कलम। बस आप लोग चलिए हिंदी को देखिए, जितना बताएगा उस पर अमल करिए, बाकी फिर अगले दिन।